6। इसमें कह रहा है इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वॉट 220 वोल्ट लाइटेड बल्ब और 100 वॉट 220 वोल्ट लाइटेड बल्ब। इसमें उसने दो बल्ब्स की स्पेसिफिकेशंस बताई है, एक 500 वॉट वाला है और दूसरा 100 वॉट वाला है। पावर दोनों की डिफरेंट है और आप गौर करें ये दोनों एक ही वोल्टेज पे चलने के लिए बनाए गए हैं, यानी दोनों की ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट ही है। आपको पता है, अच्छा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर मैं दो डिफरेंट मेथड से दूंगा ताकि आप ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। आप दोनों में से कोई एक मेथड आंसर बुक में लिख सकते हैं जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड में पेपर में आएगा। देखिए दोनों की ऑपरेटिंग वोल्टेज तो सेम है। अगर आप पावर का रिलेशन देखें जो वोल्टेज की फॉर्म में हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब वोल्टेज अगर दोनों की ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम है तो हम कह सकते हैं वोल्टेज इज कांस्टेंट फॉर बोथ द बल्ब्स। सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसको उल्टा दूं तो मैं ये भी कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। अब देखें किसकी पावर ज्यादा है, 500 वॉट वाले बल्ब की। इसका मतलब है उसकी पावर ज्यादा है तो उसके फिलामेंट की रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो एक तो ये आंसर है कि 500 वॉट 220 वोल्ट वाला जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू 100 वॉट 220 लाइटेड बल्ब। अब आप एक अल्टरनेटिव मेथड भी देख लें। देखिए जैसे अभी मैंने आपको एक पावर का रिलेशन लिखवाया था V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, यहां से R का रिलेशन बन जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। अब मैं दोनों बल्ब्स के लिए R का अलग अलग रिलेशन लिख लेता हूं। एक हो गया R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1। V तो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए उसके साथ 1 मैंने नहीं लिखा। इसी तरह दूसरा रिलेशन आपके सामने आ गया R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। जो R1 वाला रिलेशन था उसमें आप V की जगह 220 वोल्ट लिख दें, P1 की जगह आप लिख दें 500 वॉट जो पहले वाले बल्ब की पावर है। इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर आएगा 96.8 ओहम। इसी तरह R2 वाला जो बल्ब है इसकी भी वैल्यूज पुट करें, V की जगह 220 वोल्ट और पावर P2 की जगह आप पुट कर दें 100 वॉट जो इसकी पावर थी। तो यहां आपके पास आंसर आ रहा है 484 ओहम। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि वो जो पहले वाला बल्ब है उसकी पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू, सॉरी उसकी रेजिस्टेंस कम है, पावर तो ज्यादा ही है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस फिलामेंट की कम है एज कंपेयर टू दिस बल्ब। सो फर्स्ट बल्ब विच पोजेस पावर 500 वॉट 220 वोल्ट लाइट voltage possess filament of lower resistance as compared to the second bulb। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहले आप आंसर लिखेंगे, फिर आप ये डेरिवेशन कर देंगे और साथ साथ एंड पे बिल्कुल स्टेटमेंट लिख देंगे कि पहले वाले बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू सेकंड वाला बल्ब। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो कह रहा है 13.7 में डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। आपको याद होगा हमने रियोस्टैट पढ़ा था। रियोस्टैट क्या है? रियोस्टैट बेसिकली एक वायर है जिसको हमने एक सिलेंडर के ऊपर वूंड किया होता है और इसको हम दो पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड एज पोटेंशियल डिवाइडर। लेकिन यहां पर हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज करेंगे। यहां पर आपके पास एक तो मेन बैटरी है जिसकी पोटेंशियल को V का नाम दे दें। इसको हमने रियोस्टैट की बड़ी वायर के साथ अटैच कर दिया, दोनों फिक्स टर्मिनल्स के साथ, यानी इनपुट हमने देनी है दो फिक्स टर्मिनल्स के दरमियान। और आउटपुट के लिए हम एक स्लाइडिंग टर्मिनल यूज कर लेते हैं C और एक फिक्स टर्मिनल यूज कर लेते हैं B। यहां हम आउटपुट ले रहे हैं जिसका नाम मैंने रख दिया VBC। अब आप गौर करें, जो कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा वो तो इस तरह फ्लो कर रहा है जिसको मैं कैपिटल I का नाम दे देता हूं। अब आप इनपुट लूप के लिए जिसमें मेन बैटरी है उसके लिए ओहम लॉ को यूज करें। ओहम लॉ क्या कहता है? ओहम लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कैपिटल R से जाहिर कर रहा हूं, तो आपके पास V इज इक्वल टू I कन्वेंशनल करंट I इंटू कैपिटल R आ गया।
अब यही आई जो है ये बी और सी के दरमियान भी फ्लो कर रहा है, लेकिन बी और सी के दरमियान आप गौर करें रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी है क्योंकि वायर की लेंथ यहां पे थोड़ी है। इस रेजिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर का नाम दे दिया। अब आउटपुट लूप के लिए हम अगेन ओहम लॉ को यूज करते हैं, लेकिन यहां इनपुट लूप में आप पहले आई का फॉर्मूला निकाल लें, V डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आउटपुट लूप में VBC आपके पास आ जाएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू तो वही है यानी कैपिटल आई, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह स्मॉल आर आ जाएगा। सो रेजिस्टेंस की जगह स्मॉल आर आ गया, करंट की जगह कैपिटल आई आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से कैपिटल आई की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, आपके पास बन जाएगा कैपिटल V डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V। स्मॉल आर क्या है? B और C टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू। कैपिटल आर क्या है? A और B के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। और कैपिटल V क्या है? ये टोटल सप्लाइड वोल्टेज है जिसको डिवाइड करके हमने आउटपुट पे हासिल किया VBC की शक्ल में। अब देखिए, अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को B से A की तरफ मूव करूंगा तो स्मॉल r की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। और इस फाइनल इक्वेशन के मुताबिक अगर स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी तो VBC की वैल्यू भी 0 होगी, और जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी VBC की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और जब स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट A पर जाकर अटैच कर देंगे आप, तो फिर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी और ऊपर वाली और नीचे वाली R की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास VBC सप्लाइड वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम स्लाइडिंग टर्मिनल को स्लाइड करके आउटपुट पे जो पोटेंशियल हमें हासिल हो रही है उसकी वैल्यू को कंटिन्यूअसली वेरी कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट रिक्वायर्ड सर्किट। साथ आप ये थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे और ऊपर आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि यस, द नेम ऑफ दैट सर्किट इज पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13.8। एक्सप्लेन व्हाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। वो कह रहे कि यहां अब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला सामने सबसे पहले लिख लेते हैं जो आपके पास था, VT इज इक्वल टू EMF E माइनस करंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी I इंटू स्मॉल r। वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप करंट को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्यों कम हो जाती है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्किट हमने पढ़ा था वो भी आपको सामने नजर आ रहा है। इसमें एक आप बैटरी देख रहे हैं, साथ आप एक बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस देख रहे हैं और बाहर ये एक लोड लगा हुआ है। अब गौर से देखें, चाहे आप लोड के अक्रॉस दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल ले लें, ये भी VT के बराबर है, चाहे आप बैटरी के ऊपर वाले और बिल्कुल नीचे वाले टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल ले लें, ये भी VT के ही बराबर है। अब जैसे ही हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, अब गौर करें वो जो स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है जो I इंटू कैपिटल I इंटू स्मॉल r के इक्वल है, इस इक्वेशन में जो आप देख सकते हैं, उस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी बैटरी की EMF में से जो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बैटरी के अपने अंदर से ही उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फिर आउटपुट पे जो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और यही चीज हमें इस इक्वेशन से भी नजर आ रही है। जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो जो फैक्टर माइनस हो रहा है वो बढ़ जाएगा, तो जाहिर बात है आंसर छोटा आएगा। सो VT वुड डिक्रीज। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर आप ये फॉर्मूला लिख के नीचे एक्सप्लेन कर देंगे कि जैसे ही हम करंट बढ़ाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और ऑटोमेटिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.9 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस। अब देखिए, सामने आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है जिसमें R1, R2, R3 और R4 ये 4 रजिस्टर है जो इस शक्ल में कनेक्टेड है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। 2 टर्मिनल्स के दरमियान आपने गल्वानोमीटर लगा दिया और बाकी 2 टर्मिनल्स के दरमियान आपने एक स्विच की मदद से बैटरी अटैच कर दी। फिर आपको याद है
हमने ये कहा था, अच्छा ये जो सर्किट है इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन दिस एज शोन इन द फिगर, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर आप ये बताएंगे टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, फिर आप ये कहेंगे कि अगर गल्वानोमीटर के अंदर से जीरो करंट फ्लो करना शुरू हो जाए तो हम कह सकते हैं दैट दिस सर्किट इज बैलेंस्ड। और अगर ये सर्किट बैलेंस्ड है तो हमारे पास एक बैलेंसिंग कंडीशन आती है, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। R1 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। और यहां पर अगर मैं R4 को अननोन कंसीडर कर लूं, X फर्ज कर लें, मैं R4 को X का नाम दे देता हूं, दिस इज अननोन, तो R4 यानी X का फॉर्मूला क्या बनेगा? आप R4 को इस तरफ ले, R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1। ये वाला R1 और R2 उस तरफ जाके उलट जाएंगे। तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर में पहले आप व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्क्राइब करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और फिर ये बैलेंसिंग कंडीशन का जिक्र करके आप कह देंगे कि इसमें से अगर कोई एक अननोन है तो बाकी 3 को यूज करके हम अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 13। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।